हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर 4 के बारे में, कुछ रिवीजन टिप्स स्ट्रेटजीज शेयर की थी आप लोगों के साथ कि कैसे आप कम टाइम में अपने चैप्टर 4 को कवर कर सकते हैं, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अपना रिवीजन एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे आप एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर पाएँ और कोई भी चीज़ आपसे मिस या स्किप ना हो। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। इसमें भी हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम लोग सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हें कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5.1। हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा हुआ है कि जो यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट में जो है एपी फॉर्म हो रही है। सो कैलकुलेशन के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। बस एक जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 2। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो ज़रूर करें इस पार्ट को। जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को करना है कंप्लीट सोल्व, क्योंकि कैलकुलेशन के पर्पज़ से क्वेश्चन अच्छा है। अच्छे इसमें आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, आइडिया होगा कि कैसे आप 1/4 जो है हर स्टेप में रिमूव करने वाले हैं। एक दूसरा जो क्वेश्चन है जो बेसिक वाले बच्चों को भी करना चाहिए वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 दोनों के दोनों आप लोगों को इसमें करने हैं, कंप्लीट सोल्व करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें यहाँ पर ए और डी की वैल्यू दी हुई है और हमसे नेक्स्ट 4 टर्म्स पूछी हुई हैं एपी की। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आप इसमें पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक में जो है हमारे पास नेगेटिव टर्म्स हैं, डेसिमल में है, और दूसरे वाले में फ्रैक्शनल वैल्यू है। सो कैलकुलेशन के पर्पज़ से दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोगों को ट्राई कर लेने चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर हमारे पास है कि यहाँ पर कुछ एपीज दी हुई है, उनके अंदर पूछा हुआ है राइट द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल भी करने की नीड नहीं है, फर्स्ट टर्म वैसे ही क्लियर होती है। सामने जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला वाला नंबर लिखा होता है वो ये होता है, डी हम माइनस कर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट। पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें चेक कर कर बताना है कि एपी किस में है। बेसिकली करना इसमें भी हमें माइनस ही है, लेकिन बच्चे गलतियाँ करते हैं जो मैं नोटिस कर चुका हूँ काफ़ी बार। सो कौन कौन सा पार्ट आप लोगों को इसमें करना चाहिए। पार्ट नंबर 6, ये मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेवल के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 आप लोगों को इसमें ट्राई करना है। उसके बाद एक पार्ट नंबर 5 जो है उसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, दोनों के दोनों पार्ट आप लोगों को करने हैं। इसके बाद जो है अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें कुछ और पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से पार्ट्स करने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को इसके अंदर पार्ट करना है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 यहाँ स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, इसमें माइनस में बच्चे गलतियाँ करते हैं। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13, 14 और 15, ये पार्ट्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन को ज़रूर अच्छा करेंगे। जहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि ये माइनस कैसे होगा, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन्हें माइनस करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो इस तरह के क्वेश्चन से हो जाएगी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं पार्ट नंबर 14 और 15, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कवर करने हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जो फॉर्मूला जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है ए एन nth टर्म। nth टर्म जो है वो एपी की लास्ट टर्म होती है, उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू n-1 इंटू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी जगह पर हम इसे यूज़ करने वाले हैं, सो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो है 4 टर्म्स होती हैं, बेसिकली 4 जो वेरिएबल्स कह सकते हैं आप लोग, जो वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है। एक होता है ए एन, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है डी। यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर है, इस फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो चारों वेरिएबल हैं वो। यहाँ पर अगर हमें किन्हीं 3 की वैल्यूज़ दी हो तो हम 4th वाला निकाल सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। अब हम उसी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है
जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें टेबल दी हुई है और कुछ मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें an फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें d फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमें a निकालना है, ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में करना है। सो यहाँ पर हम लोग वही an वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। बेसिक कैलकुलेशन है प्लस माइनस, बट बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप लोगों को इसके अंदर पार्ट नंबर 5 और 4 और 5 ये दोनों पार्ट आप लोगों को करने चाहिए, जिसमें हम लोगों को एन की और एक वाले में जिसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी है। जो जीरो वाला क्वेश्चन है इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो ये पार्ट नंबर 4 और 5 आप लोगों को ज़रूर ट्राई करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो है दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में 30th टर्म निकालनी है और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें 11th टर्म निकालनी है। A30 के लिए हम A+29D का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो सिंपल है। वहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करनी है। सो कैलकुलेशन के पर्पज़ से भी और मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है वो ज़्यादा ही सिंपल है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस में नीड नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो पार्ट है उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है और माइनस भी है साथ में, तो मिस्टेक के चांसेस हैं, तो अच्छा होगा आप लोग इसे रिवीजन में एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं। बॉक्सेस में हमें कुछ नंबर्स, वहाँ पे कुछ नंबर्स थे, वो मिसिंग नंबर है बेसिकली, हमें वो फाइंड करने हैं। सो इसमें दो जो अप्रोचेस हैं वो यूज़ होंगी। एक तो है सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करना और एक हम एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। वैसे हम दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा। मैं अगर उसके बारे में बात करूँगा तो आप लोगों ने पहले किया होगा इसे, मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आप जो पार्ट नंबर 2 है, एक पार्ट नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं और एक पार्ट नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लेकिन जो बाकी के पार्ट्स हैं वो इन्हीं अप्रोच से होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 कर लिया तो आप लोग पार्ट नंबर 5 कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 कर लिया तो आप पार्ट नंबर 3 और 1 कर सकते हैं। अप्रोच सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए दो पार्ट करना सफिशेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक पीरियड ईयर पूछा हुआ है, कौन सी टर्म 78 होगी। अब ये देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है। अगर उसे पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है तो उसे कंप्लीट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखा जाता है कि कैलकुलेशन कैसी है क्वेश्चन में, लेवल कैसा है क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 78 हमें दिया हुआ है और यहाँ एक एपी दी हुई है, हम ए एन लेट करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। 78 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है इसे सोल्व करने की। बेसिकली स्टैंडर्ड वाले बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, इसके अप्रोच जानते होंगे। जिन बच्चों को अप्रोच के बारे में भी नहीं पता वो इसे कंप्लीट सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, उसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और आप कैसे फाइंड करोगे। फिर बचता है कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट डिपेंड करता है कि बच्चे की पीछे की प्रैक्टिस कैसी है। सो अगर आप लोगों को इसमें क्लियर है, आपके अप्रोच क्लियर है, आपको पता है कि क्या करना है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप लोगों को इसको सोल्व नहीं करना है। हाँ, बेसिक वाले बच्चे इसे कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं अगर उनकी प्रीवियस प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही है तो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है, ए पता है और डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो आप लोग इसके अंदर पार्ट नंबर जो 2 है वो कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 इसका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू है। सो मिस्टेक वहाँ हमें देखने को मिल जाती है जहाँ फ्रैक्शन होते हैं, इसलिए सेकंड पार्ट इसका आप कंप्लीट सोल्व करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं 15 तक और आगे जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, इन सभी के अंदर आप लोगों को अप्रोच ज़रूर क्लियर कर लेनी है। अप्रोच से मेरा मतलब होता है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, उसने दिया क्या है और आप क्लियर हैं। आपको अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तब भी आप क्लियर रहेंगे कि मुझे करना क्या है, तो आपको उस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोच ये होती है, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया है तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचता है, और अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपके एग्ज़ाम में जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को उसी क्वेश्चन पे काम करना है जहां आपको ये लगे कि हाँ, मुझे ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ या मुझसे मिस्टेक हो सकती है करते हुए। ये सबको पहले ही सेंस हो जाता है, इसलिए जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक।
वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने बताया अप्रोच क्लियर करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा कि किस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सोल्व करना है या कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहता है एग्ज़ाम में, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आपको किस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना है। और बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो क्वेश्चन है, ऐसे दो क्वेश्चन हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन हैं वो। और जो ये 2 क्वेश्चन है उनमें हमें जो हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपका एपी फॉर्म करना। अगर आप इन क्वेश्चंस में एपी ठीक से फॉर्म कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म फिर डी के साथ में कुछ स्टार्टिंग की टर्म और लास्ट टर्म भी इम्पोर्टेंट है। तो जब इनकी आप ये टर्म्स फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद में कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं रहती। किसी में ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, किसी में एस एन यूज़ करना होगा, बाद में सिंपल होता है। तो आप लोगों को एपी ज़रूर फॉर्म करनी है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बात मैं कर रहा हूँ। 13 और 14 दोनों में आप लोगों को एपी ज़रूर फॉर्म करनी है। इसके बाद में जो 15 और 16 है, इनमें आप लोगों को अप्रोचेस देख लेंगे तो काफ़ी होगा, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है नहीं। अगर आप लोगों को पता है कि इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप एक इक्वेशन बनाकर देख सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन में से हम ए की वैल्यू या डी की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि कैसे करना है। फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी देखने को मिलता है। और ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमारी इस एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है, जिसमें हम फ्रॉम द लास्ट जो है कोई टर्म निकालते हैं। जैसे इसमें 20th टर्म निकालने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट सोल्व करना है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही लेवल के बच्चों को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। अप्रोच के बेसिस पर क्वेश्चन अच्छा है, बट कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अप्रोच करेंगे तो सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस डिजिट का डिफरेंस है। 19 वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो सिर्फ अप्रोच देखनी है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, छोड़ देना है। एक बार आपको क्लियर होगा कि हम ऐसे निकालेंगे, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 आप लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 20 वाले में जो है डेसिमल नंबर्स हैं, तो मिस्टेक के चांसेस है, थोड़े चांसेस हैं, इसलिए आप एक क्वेश्चन ये सोल्व कर सकते हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उनमें, बाकी के जो ऊपर के 3 क्वेश्चन है उनमें नीड इतनी नहीं है उसे कंप्लीट सोल्व करने की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, जिसमें हमें एस एन का फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। एस एन से मेरा मतलब है सम टू एन टर्म्स, उसे एस एन बोलते हैं। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये दिया हुआ है, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जो इसका सेकंड है वो ये दिया हुआ है नीचे, n/2a प्लस l। जब हम इन चैप्टर्स की डिटेल वीडियो बनाएंगे तब इन फॉर्मूलों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो किस जगह पर किस क्वेश्चन पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें कैसे पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उनके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। सो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पर। जी, एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 पार्ट्स है हमारे पास और सब में हमें n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d हम फाइंड कर सकते हैं, और पूछा हुआ है sn फाइंड करो, सम फाइंड करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट पार्ट नंबर 4 अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो आप लोगों को एक ट्राई इस पर ज़रूर देना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में मिस्टेक के चांसेस ना हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, बाकी में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अप्रोच ज़रूर क्लियर हो जानी चाहिए, वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है और आप लोगों को फाइंड क्या करना है, आपको एस एन फाइंड करना है। सो आप लोग पहले एन फाइंड करेंगे, उसके बाद में आप लोग एस एन फाइंड करेंगे। उस अप्रोच के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कई सारे पार्ट हैं, टोटल 10 पार्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। और सभी क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें गिवन है, अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी है, सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, अप्रोचेज अलग अलग होंगी। सो हमें क्या करना है, अपनी कॉपी और पेन, अपनी नोटबुक लेकर आप लोगों को जो इसमें गिवन है और जो फाइंड करना है उन्हें कोरिलेट करना है। ये डिटेल वीडियो नहीं है, वरना मैं अच्छे से आपको लोगों को एक्सप्लेन करता।
अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि आपको किन किन पार्ट्स पे ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है, कैसे आप लोगों को करना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ए और डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है और हमें एन और एस एन निकालना है। सो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे और उसके बाद में आप लोग यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके इसे फाइंड करेंगे। जैसे आप लोगों को सबसे पहले एन फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे। अब बच्चे को अगर क्लियर है कि मैं ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा और वहाँ से मेरा एन फाइंड होगा, सो उसे आगे करने की, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है ना। वहाँ पर फ्रैक्शन है ना डेसिमल है, तो मिस्टेक के चांसेस ना के बराबर है। इसे इसलिए कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। आइडिया हो गया है, अप्रोच क्लियर है, आप नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर सकते हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है सारी चीज़ें लिख कर देखनी है और फिर देखना है कि मैं ये फाइंड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे क्लियर है कि नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आया तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो उसे कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन के बेसिस पर इन सारे पार्ट में से कोई भी मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन सब में सिंपल है, बस जो मुश्किल है वो यही होगा कि आपको अप्रोच क्लियर है या नहीं है, कि ये क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। सो सारे के सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को अप्रोच ज़रूर देखनी है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको कंप्लीट सोल्व करना है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डालूंगा, उसके अंदर पार्ट के साथ मैं मेंशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से फिर दोबारा जो पहले लास्ट एक्सरसाइज में था वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 से और 9 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 से और 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और आप लोगों को सारे के सारे कवर करने हैं। आप लोगों को अप्रोच ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इनकी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है और मैं कैसे फाइंड करूँगा। अब अगर वो आपको क्लियर हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर एक एपी दी हुई है और हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स नीड टू बी टेकन टू गेट सम ऑफ 636। अब मुझे एस एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। बच्चे को पता है मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा और उसके बाद में ये ऐसे सोल्व होगा। तो कैलकुलेशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको कंप्लीट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसकी अप्रोच लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा। तो आप लोगों को इसे कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में ए एन गिवन है, एक पार्ट में प्लस है, एक पार्ट में माइनस है, डिजिट का डिफरेंस है, अप्रोच सेम है। तो अगर आप इसमें नेगेटिव जो माइनस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाला पार्ट है, वो करेंगे तो काफ़ी होगा। एक पार्ट करेंगे सफिशिएंट होगा। वैसे ही दूसरा पार्ट होना है, माइनस में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने माइनस वाला आप लोगों को प्रेफर किया है। बाकी जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो प्लस वाला भी बेसिक वाले जो बच्चे हैं वो प्लस वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में एस एन है, एक में ए एन है। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें आपको ए पी फॉर्म करनी आनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है एग्ज़ाम में कई बार। आप लोगों को ए पी फॉर्म करनी आनी चाहिए। जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से, कि कैसे आप ए पी फॉर्म करते हैं, कैसे आपके कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे। आपके जो बुक से अलग क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में थोड़ा मैंने बताया नहीं ठीक से। इनके अंदर आप लोगों को एपी फॉर्म करनी है। एपी फॉर्म आप लोगों को करनी आनी चाहिए। एपी फॉर्म करने के बाद का जो काम है, जैसे फर्स्ट 9th 10th वाले में आपको बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, S15 निकालना है। कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, आप छोड़ सकते हैं अगर आप लोगों ने एपी ठीक से फॉर्म की है तो। ऐसे ही 11 क्वेश्चन में आप लोगों ने अगर एपी ठीक फॉर्म की है, उसके बाद में देखिए आप लोगों को फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म यानी A3, A+2D। अगर आपने एपी फाइंड कर ली है ठीक से तो आपको A3 या A10 ये फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिंपल कैलकुलेशन है। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट एपी फॉर्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज में मैं बात कर रहा था, जो दो क्वेश्चन थे मैंने बोला था नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे ही 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन है 12, 13 और 14। ये तीनों क्वेश्चन भी वैसे ही हैं जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आए थे। वहाँ पर हम ए एन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एस एन की बात करेंगे। यहाँ हमें एपी फॉर्म करनी है। मैंने लास्ट वीडियो एक्सरसाइज में बताया था आपको उन क्वेश्चंस में कि एपी फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एपी ठीक से फॉर्म की है तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज इनमें मिस्टेक होने के चांसेस है। और अगर आपने फर्स्ट स्टेप ही गलत कर दिया तो टीचर आगे आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा। अगर आपकी एपी ही गलत है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा।
सो एटलीस्ट आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की एपी ज़रूर फॉर्म करनी है। एपी फॉर्म करने के बाद आप आइडिया ले सकते हैं, अप्रोच दे सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच क्लियर है, आप क्या फाइंड करेंगे, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो बहुत कम टाइम में आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ, उनसे ये मेथड उनके साथ मैं अप्लाई कर चुका हूँ। वो लोग ऐसे रिवीजन करते हैं और उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है। ट्रस्ट मी, आप ट्राई कीजिएगा। आपका टाइम सेविंग मेथड है, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा और काफ़ी कम टाइम में आप अपनी एक्सरसाइज, अपने चैप्टर, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में अगर थोड़ा चेंज किया तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में है तो एटलीस्ट उसे एक बार पढ़कर ये ज़रूर क्लियर करना है कि इसमें एपी कैसे फॉर्म होगी। एपी फॉर्म करने के बाद में बहुत सिंपल है। एपी फॉर्म होगी, S30 फाइंड करना है, S30 का फॉर्मूला लगेगा। सो सिंपल, कैलकुलेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आप कंप्लीट सोल्व करेंगे लास्ट आंसर तक। ये ज़रूरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में कंप्लीट सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बट वर्ड प्रॉब्लम है तो पढ़कर एपी ज़रूर बनानी है और देखना है कि फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी अच्छा है और जो क्वेश्चन का लेवल भी है वो भी बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए खासकर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है, अच्छे से समझकर इसकी फिगर बनानी है और देखना है कि कैसे जब वो 13 सर्कल बन रहे हैं उनकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। प्रैक्टिकली सोचोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये डिटेल वीडियो नहीं है, वरना मैं काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता। बट चलिए अभी रिवीजन के बारे में बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 19 और 20। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसा हम डेली लाइफ में देखने को मिल जाती है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे कुछ लॉग्स दिए हुए हैं जो रखे हुए हैं, सारे के सारे स्टैक्स रखे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट सोल्व करना है। स्टैंडर्ड वाले बच्चे खासकर करेंगे इसे, बेसिक वाले स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चे इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 स्टैंडर्ड वाले बच्चे करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बेसिक वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं। पढ़ना वैसे दोनों को ही है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों लेवल के जो स्टूडेंट हैं दोनों को कवर करना है। इसे पढ़कर अपनी अप्रोच ज़रूर क्लियर कर लेना। देखिए, अप्रोच ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे, मैं सोल्व करने के लिए नहीं बोल रहा, एटलीस्ट आप पढ़कर ये ज़रूर देखिए कि क्या ये चीज़ मुझे आती है। क्या ये प्रॉब्लम मेरे सामने हो, ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में हो तो क्या मैं इसे सोल्व कर पाऊँगा? क्या मुझे आइडिया है कि मैं किसी और को, अपने फ्रेंड को ये बता पाऊँ कि ये कैसे करना है? कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आपका कोई फ्रेंड कर रहा है तो आप भी एक बार उसे पढ़िए कि वो कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है, मतलब मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप गो थ्रू होंगे, पढ़ेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आप अलग अलग एंगल से उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों की नॉलेज प्रॉपर इंक्रीज़ होगी और आपके एग्ज़ाम में तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं वो 19 कंप्लीट सोल्व करेंगे और बेसिक वाले जो बच्चे हैं वो दोनों के दोनों पढ़ेंगे। बट ये क्लियर होगा, पढ़ना एक्चुअली दोनों का ही है। पढ़कर इसे अप्रोच क्लियर करनी है। कंप्लीट सोल्व आप 19 वाला कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेवल के बच्चे कर सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। पर क्वेश्चन अच्छा है तो किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, बेसिक और स्टैंडर्ड किसी में भी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है 5.4, वैसे तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, यहाँ पर नीचे इसमें बॉटम पे नोट मेंशन होता है, दिया होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है इस एक्सरसाइज में। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज काफ़ी सारे टीचर्स कराते हैं, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज कराता हूँ क्योंकि इनमें लेवल अच्छा होता है, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी। आप उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम है, उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। तो आप लोगों को भी ये एक्सरसाइज जो स्किप नहीं करनी चाहिए।
लेकिन ये करने का अच्छा टाइम, सबसे बढ़िया टाइम तब होता है जब फर्स्ट टाइम आप अपनी बुक कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों के पास काम ज़्यादा होता है और इनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, करने में। इसलिए एग्ज़ाम के पास में इन क्वेश्चंस को करने के लिए कम टाइम मिलता है। इसलिए आप लोगों को पहले ये क्वेश्चंस एक बार कर लेने चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम पर क्या करना चाहिए, एक कम टाइम में इनकी एक बार ब्रीफिंग कर लेनी चाहिए। ब्रीफिंग से मेरा मतलब है वही अप्रोच देख लेनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या था और हमें फाइंड क्या करना है और कैसे करना है, ताकि एक बार फिर से आप उसे रिवाइज़ कर लें, उसे एक बार दोबारा मेमोराइज़ कर लें कि कोई स्टेप या कोई ट्रिक हम इसमें स्किप तो नहीं कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अब इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है। तो इसमें तुम लोगों को एक अप्रोच याद रखनी है, एक मतलब एक ट्रिक याद रखनी है, एक पॉइंट याद रखना है कि हम इसमें an को लेस देन 0 लेते हैं, हम इसमें इनइक्वलिटी यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल भी मिल जाते हैं, जो हमने पीछे एक्सरसाइज में करे हैं उनके जैसे मिल जाते हैं, तो वैसे भी हो सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो उसे एक बार ज़रूर पढ़कर क्वेश्चंस को देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में सॉरी जो क्वेश्चंस दिए हुए इनमें कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा सबसे पहले आप अपनी 5.3 तक जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो जो मैंने बताए हैं अभी, और जो एग्जांपल्स हैं वो कवर कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब से। ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल का मतलब वही होता है कि जो बच्चे पीछे जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में वो कर करके थक चुके हैं तो उनके लिए अब ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऑप्शनल है, जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहे वो नहीं कर सकता है। कुछ टीचर्स कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को करने चाहिए। अगर बुक में कोई चीज़ दी गई है तो वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही दी गई है, आप उसे कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई किसी तरह की आप लोगों को कमी लगती है या जो जैसा भी आपका फीडबैक है वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।